हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जब मैं इसके क्वेश्चन रीड करूं तो आप उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करिएगा और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। अपने को खुद से नंबर दीजिए कि आपने अपने को कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो गाइस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से काफ़ी बार इसमें एमसीक्यूज डाल चुके हैं इस चैनल में। और वैसे तो बहुत मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट में डालें, लेकिन फंडामेंटल में सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। हालांकि आपने इसमें स्टडी की है, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ में जो है सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। ताकि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो भी एक बेल आइकन है, यानी कि घंटी का जो निशान है, उसको प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे इस फैमिली में जुड़ जाएं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर नॉर्मल कंडीशन दैट टाइडल वॉल्यूम इज़, यानी कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, रनिंग नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कुछ हैवी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली जब हम रहते हैं तो उस समय जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 200 ml, 400 ml, 300 ml और 500 ml। मीन लंग की हमारी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज़ 500 ml। देन सेकेंड क्वेश्चन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में या इंडिया में या इटली में या फिर फ्रांस में। तो करेक्ट आंसर इटली। देन अ ड्रम इज इक्वल टू, जो एक ड्रम होता है वो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है। 1 टीस्पून, यानी कि एक स्पून के बराबर होता है, 1 टीस्पून के बराबर होता है, यानी कि एक चाय के चम्मच के बराबर होता है, या 2 टीस्पून या 3 टीस्पून या फिर 4 टीस्पून। तो करेक्ट आंसर है 1 ड्राम इज इक्वल टू 1 टीस्पून। देन 1 लीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आउंस में पूछा है तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि 1 लीटर को जो है आउंस में पूछा है या ml में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आउंस में पूछा है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 20 आउंस, 40 आउंस, 30 आउंस और 50 आउंस। इनमें से कौन सा आउंस करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज 40 आउंस, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 40 आउंस। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 1 लीटर इज इक्वल टू, यानी कि जो 1 लीटर होता है वो इक्वल होता है 500 ml के, 700 ml के या फिर 1000 ml और 1500 ml। यहाँ पर हमने ml में पूछा है। तो करेक्ट आंसर है सी, 1000 ml। देन क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज डेड ऑन, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 12 मई 1820 में, या 13 अगस्त 1910 और 12 मई 1910 और 13 अगस्त 1920। तो करेक्ट आंसर आपने सोच लिया हो गया। आप पक्का इसको नोट करिए, मार्किंग करिए अपने को। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या है, 13 अगस्त 1910। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, रिजिडिटी, ट्रीमर्स, एक्नेसिया, मोनोटोनस स्पीच और शफलिंग गेट एंड मास्क लाइक फेस आर द क्लासिक सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम एंड मिस्थीनिया ग्रेविस। तो इसमें से जो है ये जो सिम्टम दिए हैं, मीन रिजिडिटी मीन होता है नो बेंडिंग, मीन कि कठोर हो जाना, मतलब अकड़न टाइप का, ठीक है। एंड ट्रीमर मीन हो गया शेकिंग मूवमेंट, ठीक है, एक या दोनों, मतलब वन और बोथ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ड्यू टू इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो शेकिंग होता है, यानी कि थोड़ा सा कपकपाना टाइप का, ठीक है। एक्नेजिया का मतलब
अकनेजिया मीन क्या होता है, लॉस या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ पावर वॉलंटरी मूवमेंट, पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि वो किसी चीज़ में ताकत नहीं लगा सकते अपने आप से, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट में उनका इतना प्रेशर नहीं रहता है, पावर नहीं रहता है, ठीक है। फिर हो गया मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच तो मालूम ही होगा आपको कि जिसमें क्या होता है कि जो लैकिंग इन वेरिएशन इन टोन और पिच, यानी कि जो भी हम बात करेंगे तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, यानी कि लैक हो जाती, कुछ ना कुछ वर्ड लैक हो जाएंगे, और पिच में भी थोड़ा कभी हाई कभी लो, यानी कि ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो टोन और पिच का ये डिसऑर्डर हो जाता है। देन है उसके बाद हो जाता है क्या है, शफलिंग गेट। शफलिंग गेट का मतलब हो गया कि अल्टर्ड और इम्पेयरमेंट इन वॉकिंग मूवमेंट, ठीक है। जो वॉकिंग मूवमेंट होता है, यानी कि वॉकिंग जो पैटर्न होता है वो इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाती है उसमें, यानी कि वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक से नहीं काम करता है, तो वो हो गया। उसके बाद हो गया मास्क लाइक फेस मीन, हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। मास्क लाइक फेस मीन एक्सप्रेशन लेस फेस, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन लेस विथ लिटिल और नो सेंस, उसमें सेंस भी की भी कमी होती है या फिर बहुत कम सेंस होता है। तो ये तो हो गए सिम्टम। अब उसमें है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ में ये वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आपको समझ में आ गया, सारे सिम्टम आपने देख लिए। अब है डिजीज़ कंडीशन। तो ये जो सिम्टम हम देख रहे थे ये है इस किस डिजीज़ में ये देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलेंगे या कुशिंग सिंड्रोम में, या फिर गिलियन बेरी सिंड्रोम में, या फिर मिस्थेनिया ग्रेविस। तो पार्किंसन डिजीज़ क्या है, ये एक डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट मूवमेंट। इसमें क्या होते हैं, मूवमेंट इफेक्ट रहता है, ऑफन इंक्लूडिंग ट्रीमर, और कभी कभी इसमें ट्रीमर भी होते हैं, यानी कि मोस्टली होते हैं, कभी तो नहीं, मोस्टली देखा जाता है अक्सर। तो ये डिसऑर्डर किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और इसमें क्या इफेक्ट रहता है, मूवमेंट इफेक्ट रहता है। तो ये आप इसके मीनिंग देखेंगे तो आपको खुद ही आंसर समझ में आ जाएगा। और कुशिंग सिंड्रोम क्या है ये आप पढ़ चुके हैं, इसको आप जस्ट रिवाइज समराइज कर लीजिए। इसका मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। यानी कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो जो हार्मोन होता है उसका क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन कौन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो जब वो उसको ओवर प्रोडक्शन करने लगता है, ओवर प्रोड्यूस करने लगता है, तभी ये वाली प्रॉब्लम कुशिंग सिंड्रोम की आ जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके साथ साथ इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, ओबेसिटी और हाई बीपी भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में। फिर है गुलियन बेरी सिंड्रोम। क्या होता है, गिलियन बेरी सिंड्रोम होता है एक अक्यूट डिसऑर्डर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कि एन अक्यूट डिसऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होगा, वीकनेस हो जाएंगी मसल्स वगैरह, और मसल्स वीकनेस हो जाएंगी, पैरालिसिस ऑफ द लिम्स भी हो जाते हैं। उसके बाद हो गया मिस्थेनिया ग्रेविस, मालूम ही है आपको, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो कंडीशन होती है ये एबनॉर्मल वॉकिंग हो जाता है, इसमें एबनॉर्मल वीकनेस हो जाएगी, और मसल्स उसकी जो कुछ मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली वीक हो जाती है इसमें मिस्थेनिया ग्रेविस में, मतलब मसल्स की टोन जो होती है वो अल्टर्ड हो जाएगा। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर आपने नोट भी कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है पार्किंसन डिजीज़। देन क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज़। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कोई भी ऐसे ड्रग नहीं दे सकते हैं ना, तो उसके लिए कुछ ऐसी ड्रग होती है जो कि उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं, कंसिडर है। तो वो है नीचे, अगर मलेरिया हो गया प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन देंगे, या क्विनीन देंगे, या फिर प्रीमैक्यू देंगे, या फिर आर्टरी मैथर देंगे। तो उसमें देंगे आर्टरी मैथर। तो इसमें है करेक्ट आंसर क्लोरोक्विन। तो ये आपने करेक्ट आंसर नोट कर लिया होगा, मतलब टिक कर लीजिए अगर आपका सही है या गलत है, ताकि लास्ट में आप अपने को मार्क कर पाएँ। देन क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़, यानी कि जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो जो नीडल होती है वो कितने एंगल पे आप इंसर्ट करके लगाते हैं, ठीक है, 15 डिग्री पे, या 25 डिग्री, 45 डिग्री, या 90 डिग्री।
तो आप इसमें आप आंसर बना लीजिए, टिक कर लीजिए अपने आंसर में क्या लिखना है। तो करेक्ट आंसर है 90 डिग्री, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन, यानी कि जब आप सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं तो जो निडल का जो एंगल होता है उसको किस डिग्री पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मसल्स में या सबकुटेनियस जब इंजेक्शन लगाएंगे आप तो कहाँ पे लगता है, उस जगह में आप उस प्लेस में जो निडल होती है उसको कौन से एंगल में इंसर्ट करते हैं, 15 डिग्री में या 45 में या 25 में या फिर 90 में। तो करेक्ट आंसर 45 डिग्री एंगल में आप निडल को रखते हैं, तब जाके सबकुटेनियस इंजेक्शन को लगाते हैं, मेडिसिन को देते हैं मतलब। देन क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो जब इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है लगाते हैं तो कौन सी डिग्री में यानी कि कौन से एंगल में निडल को इंसर्ट करके आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाते पेशेंट को देते हैं। तो करेक्ट आंसर है 15, 45, 25 और 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है 15 डिग्री एंगल पे आप निडल को रखते हैं, तब जाके ये आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन को देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो गाइस अब बस आप अपने के नंबर को आप देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा कमेंट में कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। 11th में थे, क्योंकि मैंने 11 क्वेश्चन ही लिए थे, वैसे तो मैं 10 लेना चाह रही थी, पर मुझे यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये मैंने कहा सबकुटेनियस और सब इंट्रामस्कुलर सबकुटेनियस और इंट्राडर्मल, ये तीनों इसमें डालने पड़े, तो इसलिए ये एक क्वेश्चन बढ़ गया। अदरवाइज़ मैं 10 ही सोच रही थी लूँ, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन से वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप बोर होने लगते हैं, और इसलिए फिर आप कोई कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या कम क्वेश्चन चाहिए, या फिर कोई सजेशन भी नहीं देते हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ये भी नहीं आप बताते हैं। तो इसलिए कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि इसमें ज़्यादा डालने चाहिए या कम डालने चाहिए, तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं। तो गाइज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले, और ये वीडियो कितने लेंदी क्वेश्चन होना चाहिए, लेंदी वीडियो होनी चाहिए थोड़ी, कितने क्वेश्चन तक इसमें डालने चाहिए या कम कर देने चाहिए, तो ये प्लीज़ आप सजेशन बॉक्स पे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पे। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ताकि आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाएं। और सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपकी मेंबरशिप इसमें मिल जाती है, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप नर्सिंग में एजुकेशन ले रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके हायर लेवल तक भी काम आती है। तो चलिए बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।